यस डियर स्टूडेंट्स, कल हमने विस्कोसिटी को स्टार्ट किया और उसमें हमने विस्कस फोर्स के लिए एक फार्मूला स्टडी किया था। फार्मूला क्या था हमारे पास? विस्कस फोर्स इज इक्वल टू माइनस नीटा ए डीवी बाई डी एक्स। यस, दिस फार्मूला इज ऑल्सो नेम्ड एज न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। न्यूटन्स फार्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। यहाँ पर जो dv बाई डी एक्स है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट शो करता है। और एक बच्चे ने मेरे से इस बारे में पूछा तो मुझे लगा एक बार थोड़ा सा अगेन डिस्कस कर देते हैं इसे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में हैं और ये हम लेयर का एरिया कंसीडर कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है बेटे, जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। अब मान लेते हैं कि नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली जो लेयर है इसके बीच की दूरी है dx। इसके बीच की दूरी कितनी है बेटे? dx। और अपर लेयर जो है वो फास्ट मूव कर रही है और लोअर लेयर जो है वो स्लो मूव कर रही है। तो इस ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी अगर हम मान ले v प्लस dv तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v। और इसके नीचे वाले की वेलोसिटी क्या होगी? v माइनस dv। अगर ये भी इससे इतनी दूरी पर है तो हाँ या ना बोलो बेटे? तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी? v प्लस dv माइनस v। तो ये कैंसिल होके क्या आ गया बेटे? dv। इतना चेंज होने में कितनी दूरी पर इतना चेंज हुआ? dx पर। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस जो है दैट इज dv बाई dx इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी अगर दो लेयर के बीच की दूरी dx हो तो उन लेयर्स में जितना वेलोसिटी डिफरेंस है, इफ दैट डिफरेंस इज dv तो dv बाई dx इज द चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। कल हम अपने लेक्चर में सीधे ही इस बात को ऐसे बोला हमने कि चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। तो हो सकता है कि बच्चों को क्लियरली नहीं समझ आई हो ये बात। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि कल से ज्यादा बेटर आप समझ पाए होंगे। न्यूटन्स फार्मूला ऑफ विस्कस फोर्स में नीटा क्या है बेटे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ए एरिया है, dv बाई dx वेलोसिटी ग्रेडियंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। आपको इसकी यूनिट और डायमेंशन भी पूछी जा सकती है। वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो पर सेकंड डायमेंशन बच जाएगी, इसकी यूनिट बच जाएगी, डायमेंशन टाइम इनवर्स बच जाएगा। एनी डाउट? ठीक है बेटे, अब हम बात करते हैं स्टोक्स लॉ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ क्या है? जी स्टोक, साइंटिस्ट का नाम है जी स्टोक। जी स्टोक ने स्टोक्स लॉ के बारे में हमें जानकारी दी और उन्होंने हमें बताया कि अगर कोई एक बॉडी जिसका रेडियस r हो, सफेरिकल बॉडी मान लिया हमने, इफ ए सफेरिकल बॉडी हैविंग रेडियस r इज मूविंग इन ए लिक्विड कूलम, लिक्विड के अंदर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v, देन दैट बॉडी विल आल्सो एक्सपीरियंस एन ऑपोजिंग फोर्स। उस बॉडी पर भी एक ऑपोजिंग फोर्स लगेगा जो बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, जिसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे? विस्कस फोर्स। तो यानी विस्कस फोर्स सिर्फ लिक्विड में एक दूसरे में रिलेटिव मोशन होने की वजह से नहीं होता। लिक्विड में अगर कोई सॉलिड मूव करेगा तो उस पर भी विस्कस फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ? जी स्टोक ने ये फार्मूला हमें सफेरिकल बॉडीज के लिए बताया क्योंकि इररेगुलर शेप की बॉडी के लिए इस फार्मूले की कैलकुलेशन इट इज वेरी वेरी टफ। इज इट ओके? तो हम सफेरिकल बॉडी के लिए स्टोक्स लॉ की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड कूलम है, ये कोई लिक्विड मान लिया हमने। इस लिक्विड में कोई एक बॉडी जिसकी शेप सफेरिकल शेप है और इस बॉडी का रेडियस है r और ये नीचे की तरफ मूव कर रही है। क्लियर हुआ? वेलोसिटी की बात करेंगे अपन, वेलोसिटी v की थोड़ी देर में चलते हैं v वेलोसिटी की तरफ। इफ इट्स वेलोसिटी इज v तब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स, वो कितना होगा बेटे? दैट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। दैट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। तो साइंटिस्ट जी स्टोक ने हमें बताया कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले सुनिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ ए सफेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r इज मूविंग इन ए लिक्विड ऑफ डेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, then it will experience a viscous force which is directly proportional to number 1 coefficient of viscosity, number 2 the force is also directly proportional to radius of the body, number 3 the viscous force is directly proportional to velocity of the body with which it is moving। क्या आप तीन बातें समझ आई?
अगर एक सॉलिड एक लिक्विड में मूव करेगा तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा। पहली बात, कितना लगेगा? नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी, नंबर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। से यस और नो? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो इसकी डेफिनेशन अब लिख लोगे आप, ठीक है बेटे। अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है, दैट कांस्टेंट इज 6 पाई। सो दिस लॉ इज 6 पाई मीटा आरवी। तो इस फार्मूले से दिया जाता है बेटे स्टोक्स लॉ, और स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि विस्कस फोर्स कितना लगेगा अगर एक सॉलिड मूव कर रहा है इनसाइड ए लिक्विड। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। लिख लिया बेटे इसका डेफिनेशन क्या? yes, sir. इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए स्फेरिकल बॉडी moving in a liquid is directly proportional to coefficient of viscosity of the liquid, directly proportional to radius of the body, directly proportional to velocity of the body. क्लियर हुआ? कई बार जब हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटे स्टोक्स लॉ बताओ, तो बच्चा कहता है जी एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। लेकिन जब उससे ये पूछते हैं कि नीटा आर और वी क्या है, तो नीटा तो बता देता है बच्चा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर बोलता है जी रेडियस है, रेडियस किसका है, तो उसे आइडिया लग जाता है कि बॉडी का ही होगा। लेकिन वेलोसिटी का कई बार बच्चा नहीं बता पाता है कि यहाँ पर लिक्विड मूव कर रहा है कि बॉडी, लिक्विड रेस्ट में है, बॉडी मूव कर रही है। इज इट क्लियर? एक चीज मैं आप बच्चों को और बताना चाहूंगा विस्कोसिटी के मामले में, खासकर इस चैप्टर में ना बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। और सच बताऊं ईमानदारी से, तो पहले मुझे भी बहुत सारी कंफ्यूजन इस चैप्टर में होती थी। क्या कंफ्यूजन थी कि विस्कोसिटी, अब जब हम किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करते हैं ना, मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जब हम इसकी बात करें तो हम बोलेंगे जी इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड्स, इसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो कंफ्यूजन जनरली ये रहती है कि विस्कस फोर्स कब लगेगा और अपथ्रस्ट कब लगेगा, दोनों कब लगेंगे, क्या हर बार दोनों लगेंगे या उनमें से कभी एक लगेगा कभी दोनों लगेंगे? बोलो। थोड़े दिन पहले हमने जब पास्कल्स लॉ पढ़ा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा, तब तो विस्कस फोर्स नहीं लगाया हमने बॉडी पर। बॉडी तब भी तो लिक्विड में थी ना, क्या तब हमने विस्कस फोर्स लगाया था? दो ही फोर्स थे, वेट एंड अपथ्रस्ट। लेकिन अब तीसरा और आ गया विस्कस फोर्स। तब भी बात तो वही थी, बॉडी थी, लिक्विड था, बॉडी लिक्विड के अंदर थी। यस और नो? यस सर। तो तब विस्कस फोर्स क्यों नहीं लगा? क्योंकि तब मोशन की बात नहीं कर रहे थे, तब किसकी बात कर रहे थे हम? रेस्ट की। बॉडी भी लिक्विड में रेस्ट पर थी, बॉडी भी लिक्विड में रेस्ट पर थी। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं? बॉडी मोशन में है, बॉडी तो जब दो लिक्विड लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो या एक लिक्विड के अंदर एक सॉलिड बॉडी मूव कर रही हो तो विस्कोसिटी लगेगी। तो विस्कोसिटी की बात कब करेंगे? जब मोशन की बात करेंगे। और मोशन भी किसका? वो फ्लूइड या वो लिक्विड जो आइडियल नहीं है, हाँ या ना? अब अभी आपका नहीं तो ये क्वेश्चन आ जाता कि सर बर्नौलीज प्रिंसिपल में नहीं लगाया आपने, तब भी तो लिक्विड मूव कर रहा था, क्योंकि तब हम लिक्विड कौन सा मानकर चल रहे थे? आइडियल, जिसमें विस्कोसिटी होती नहीं। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब बॉडी या लिक्विड मूव नहीं कर रहा है तो कोई विस्कोसिटी नहीं लगेगी। अब थ्रस्ट और वेट की बात करेंगे। जब मूव कर रहा है देयर इज मोशन आइदर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ए लिक्विड और बिटवीन लिक्विड एंड ए सॉलिड, देन देयर इज विस्कस फोर्स एक्टिंग। कब? जब लिक्विड आइडियल नहीं है। और जब लिक्विड आइडियल है, जब बर्नौलीज प्रिंसिपल और उन सब की बात करते हैं, तब विस्कोसिटी नहीं लेते, क्योंकि आइडियल लिक्विड है जिसमें लिक्विड नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल लिया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो स्टोक्स लॉ में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है बेटे, अब हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। अगला हमारा टॉपिक क्या है बेटे? टर्मिनल वेलोसिटी। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, सुनिए क्या कहता है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को हम वीटी से शो कर दें। वीटी, टी जो है वो सबस्क्रिप्ट है बेटे, इसके चरणों में लिखा हुआ है वी के। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसके चरणों को गायब कर देते हैं और ऐसे लिख देते हैं, ये तो मल्टीप्लाई में हो गया, ऐसे नहीं लिखना है। वी बड़ा, टी सबस्क्रिप्ट, उसके नीचे छोटा, जो कि टर्मिनल को शो करता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ये मान लीजिए एक लिक्विड कूलम है। क्या बेटे? एक लिक्विड कूलम है और इस लिक्विड कूलम में एक सॉलिड बॉडी चलना शुरू करती है। मान लेते हैं कि हम एक बॉडी को यहां से ड्रॉप करवाते हैं, यहां से। जब हमने यहां से ड्रॉप करवाया इस बॉडी को, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटे? 0 है ना इसकी इनिशियल वेलोसिटी।
अब इसने चलना शुरू किया तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? पहले इसका ऊपर लग रहा है इसका वेट, इज इट ओके? इसके ऊपर लगेगा इसका अपथ्रस्ट, जैसे ये लिक्विड में एंटर करेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा? अपथ्रस्ट। और जब ये चल रही है तो इसके ऊपर कौन लगना शुरू हो चुका है? अब विस्कस फोर्स, इज इट ओके? इसे FV बोल देते हैं, विस्कस फोर्स। क्लियर हो गया? देखो बेटे, शुरू में क्या होता है, वेट जो है वो ज्यादा है, वेट ज्यादा है तो ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए बढ़ती है। वही बात समझ में? अरे बच्चों, जब हम किसी बॉडी को ऐसे गिराएंगे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लिक्विड में भी बढ़ेगी। लिक्विड में भी अगर एक बॉडी चल रही है तो ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड जाते हुए बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? तो इस बॉडी की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, स्टोक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। अब ध्यान देना, जब हमारे पास ये बॉडी बीच में कहीं पर है तो इसमें इसका वेट लग रहा है, वेट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वेट जितना था उतना ही रहेगा। अपेरेंट वेट अलग हो जाएगा अपथ्रस्ट की वजह से, लेकिन बॉडी का वेट तो उतना ही है ना। इसके अगेंस्ट में कौन लग रहा होगा? अपथ्रस्ट लग रहा होगा। इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट किसके बराबर है? बोलो शाबाश, अपथ्रस्ट किसके बराबर है? डेनिस बताएगा, बताओ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में अपथ्रस्ट किसके बराबर पढ़ा हमने? हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। बैठ जाओ बेटे। हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। और कौन लग रहा है? विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स हमने ये बोला कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, हाँ या ना? यस सर। इस पोजीशन पर बॉडी में लगने वाला विस्कस फोर्स और इस पोजीशन पर लगने वाला विस्कस फोर्स अलग अलग होगा। तो जब ऊपर की तरफ लगने वाला ये वाला फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। और कम होते होते एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमारे पास ये W जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, ये U प्लस विस्कस फोर्स दोनों के बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा। पहले क्या था? पहले W ज्यादा था U प्लस F से, इसलिए नीचे की तरफ बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ने से विस्कस फोर्स बढ़ रहा है तो ऑपोजिशन ज्यादा हो रहा है। तो जैसे जैसे ऑपोजिशन ज्यादा होगा इसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू होगी। तो फिर एक लिमिट ऐसी आएगी जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे? कांस्टेंट हो जाएगी। कम होने का से मेरा मतलब था कि जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीमेंट कम हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे? कांस्टेंट वेलोसिटी जो है उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? इट इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच, सुन लो पहले, it is that constant velocity with which a body will move inside a liquid when its weight is balanced by upthrust and viscous force. When its weight is balanced by upthrust and viscous force. बोलो बेटे, बात समझ आई कि नहीं? अब लिखो, बॉडी का क्या होगा? बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, नीचे की तरफ जाती रहेगी जब तक लिक्विड कूलम है। जब लिक्विड कूलम खत्म हो गया वो आगे रुक जाएगी। बोलो बच्चे, बात समझनी है? मान लो एक स्फेरिकल बॉल है, पानी से भरी हुई, एक बड़ा सा ड्रम ले लेते हैं, मान लो उसके अंदर गिराएं तो उसकी वेलोसिटी शुरू में बढ़ेगी, फिर थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाएगी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाता रहेगा, नीचे जाकर रुक जाएगा। आपका क्वेश्चन है कि बॉडी का क्या होगा? बॉडी नीचे चली जाएगी। वेरी सिंपल इट इज इट ओके? अब कई बार बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि सर जब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाते हो तब तो जब फोर्सेस बराबर होते हैं तो बॉडी रुकी हुई होती है। अब आप कह रहे हो कि फोर्सेस तो बराबर है लेकिन बॉडी चल रही है, तब बॉडी रुकी हुई ही होती है शुरू में ही। हमने बॉडी के चलना कंसीडर ही नहीं किया होता, बॉडी पहले ही रुकी हुई है। इमेजिनरी सिलेंडर हमने लिक्विड का ही लिया था, तो पानी के अंदर पानी है वो तो पहले ही रुका हुआ है। एक गिलास ले लिया हमने पानी से भरा हुआ, उसके बीच का थोड़ा सा पानी सपोज कर ले तो वो रुका हुआ ही तो है ना बेटे। पास्कल्स लॉ में भी हमने वही पढ़ा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी हमने वही पढ़ा। क्लियर? तो वहां ऑलरेडी बॉडी रेस्ट में है। चाहे आपने लिक्विड के अंदर लिक्विड मान रखा है, चाहे लिक्विड में सॉलिड मान रखा है, वो ऑलरेडी रेस्ट में है। और जब रेस्ट में है तो मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? जब फोर्सेस बैलेंस हो तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, तो रुकी हुई रहेगी, चल रही है तो चलती हुई रहेगी, हाँ या ना बोलो? तो उस कंडीशन में क्या था? बॉडी रुकी हुई थी तो वो रुकी हुई रही। यहाँ क्या है? बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी सेम वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। इज इट ओके? कब? एक बार टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद। एक बार टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद। एक बात मैं आप बच्चों को और बता देता हूँ, कई बार हम जल्दबाजी में भी इसको बार बार, क्योंकि लिक्विड का एग्जाम्पल हम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि लिक्विड से हम बेटर समझते हैं,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉ सिर्फ लिक्विड पर एप्लीकेबल है, ये गैसेस पर भी एप्लीकेबल है। तो हम लिक्विड की जगह फ्लूइड बोलेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड यानी गैसेस के अंदर भी एक्वायर की जा सकती है। जैसे पैराशूट बांध के हम हवाई जहाज से कूदते हैं, हालांकि हम नहीं कूदते, वो अलग बात है, भाई इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, कूदते हैं ना, ये आर्मी वगैरह लोग, एयरफोर्स वाले लोग कूद जाते हैं, एडवेंचर करने वाले लोग कूद जाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग से पैराशूट बांध के। क्यों? टर्मिनल वेलोसिटी। एक बार जब वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं तब तो ग्रेविटी की वजह से उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। जैसे ही उन्होंने अपना पैराशूट खोला, पैराशूट खोलते ही उनके ऊपर की तरफ लगने वाले अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स बढ़ गए। हाँ या ना बोलो? तो जैसे ये फोर्स बढ़ेंगे तो उसकी नीचे की तरफ आने की वेलोसिटी कम हो गई और फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ स्लोली आते हैं। इज इट क्लियर? तो एयर में भी या गैसेस में भी टर्मिनल वेलोसिटी की हम बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी एक्वायर करेगी तब कौन सी कंडीशन होगी बेटे? W इज इक्वल टू यू प्लस एफ। W इज इक्वल टू यू प्लस एफ। तो हम इसमें ये लिखेंगे व्हेन द बॉडी will acquire terminal velocity, when the body will acquire terminal velocity, then W will be equal to upthrust plus viscous force. Upthrust plus, हाँ जी बेटे, अब बताओ बॉडी का वेट कितना? बॉडी का वेट मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बॉडी का मास कितना? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और बॉडी का वॉल्यूम कितना? स्फीयर है इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं W की वैल्यू लिख रहा हूं बेटे 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया बॉडी का वॉल्यूम। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया मास। G से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया वेट। कोई दिक्कत? अपथ्रस्ट बराबर हटाए गए लिक्विड का वेट। बॉडी ने कितना लिक्विड हटाया? वॉल्यूम तो सेम ही हटाया उसने, 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी किसकी ले लें हम? लिक्विड की। ये किसकी डेंसिटी है? बॉडी की। ये किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की। मल्टीप्लाइड बाय जी, ये किसका वेट आ गया बेटे? हटाए गए लिक्विड का वेट, प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई नीटा आरवी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है ना? ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है बेटे? टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जो हमने वेलोसिटी ले रखी है, क्या यही टर्मिनल वेलोसिटी है? अरे यस, लिख तो रखा है हमने, जब बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लिया है तब की बात कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमें VT चाहिए। VT चाहिए तो बाकी सारी चीजें एक तरफ ले जाओ। तो हम इसको एक साइड में लिख लेते हैं 6 पाई नीटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू 4/3 पाई आर सिग्मा जी, सॉरी रो जी, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। क्लियर हुआ बेटे? ध्यान देना, सिग्मा बॉडी की वेलोसिटी है जो बॉडी मूव कर रही है, और अरे बच्चों गलत बोल रहा हूं, ये रो का सिंबल है। दिस इज रो, दिस इज सिग्मा। रो किसकी डेंसिटी है बेटे? बॉडी की डेंसिटी है। सिग्मा किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की डेंसिटी है। हम चाहे तो इसे यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिक्विड कूलम दिखाओगे ना, तो यहाँ पर ना शो कर देना। जैसे मान लीजिए आपने लिक्विड कूलम दिखाया, इसमें सिग्मा बना दिया, और आपने जो बॉडी बनाई हमने, उसके अंदर क्या दिखा दिया हमने? रो। क्लियर हो गया? ओके। आप इस कंफ्यूजन से बचना चाहें तो आप ये भी इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आपकी मर्जी है जिसमें बेटर फील करो। अब देखो बेटे, टर्मिनल वेलोसिटी यहां से कितना होगा? VT इज इक्वल टू, इधर से पहले जो कॉमन आता है हम उसे कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, अंदर क्या रह गया? रो माइनस सिग्मा, और इधर से VT को छोड़कर कौन इधर नीचे आ जाएगा बेटे? 6 पाई नीटा आर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पाई से पाई कैंसिल कर दें, 2 से ये 3 पर कैंसिल, 2 से ये 2 पर कैंसिल, तो ये आ गया बेटे 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 1r से 1r यहाँ कैंसिल कर दें, तो r² मल्टीप्लाइड बाय जी। नीचे कौन बचा बच्चे? नीटा बचा, मल्टीप्लाइड बाय रो माइनस सिग्मा। ये लो जी, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया 2/9 r² g बाय नीटा रो माइनस सिग्मा। दिस इज द फार्मूला ऑफ अ टर्मिनल वेलोसिटी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है? समझ आया कि नहीं आया? ध्यान दो, यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है, समझना जरूरी है बेटे। लिखने में पीछे रह जाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझोगे नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²।
रेडियस की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब बॉडी का रेडियस जितना ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा। क्लियर हुआ? सिर्फ उतनी ज्यादा नहीं, उसका स्क्वायर टाइम्स। अगर आर डबल कर देंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी। मान लेते हैं एक आर रेडियस की बॉडी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर रेडियस 2r कर दें तो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी? 4v से, 4 टाइम्स, स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? दूसरा, जी को तो हम नहीं माने, जी को क्यों ना कंसीडर करें यहाँ पे, क्योंकि जी को कांस्टेंट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी लिक्विड कूलम हमारे पास होगा उसमें जी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। बड़े से बड़ा फ्लूइड का कूलम अर्थ पर अवेलेबल कौन सा है? बहुत ज्यादा लंबाई वाला फ्लूइड का कूलम अर्थ पर कौन सा अवेलेबल है? एटमॉस्फेयर। वेरी गुड। लगभग 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगा ज्यादा। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जी को कांस्टेंट ही कंसीडर करना है। और किसके ऊपर रहेगा बेटे? इस डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर। डेंसिटी डिफरेंस जितना ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी उतना ज्यादा। क्लियर होगी बात क्या? ओके। और तीसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा तो टर्मिनल वेलोसिटी कम। अंडरस्टूड और नॉट? तो यहां से आप ये भी बता सकते हो कि एक पानी ले लीजिए, एक शहद ले लीजिए, दोनों में टर्मिनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? कौन से केस में ज्यादा होगी? पानी के केस में ज्यादा होगी, क्योंकि उसका मीटा कम है। बोलो बेटे, समझ भी आ रहा है कि मैं अकेला ही फिजिक्स खेल रहा हूं? शुक्र है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है बच्चों, इस फार्मूले को याद कर लेना। यहां पर डेंसिटी डिफरेंस है, पहले वाली बॉडी की डेंसिटी है, बाद वाली लिक्विड की डेंसिटी है। क्लियर हो गया? एक केस इसमें और आता है, ध्यान देना। अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो रो है वो ज्यादा है सिग्मा से, यानी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, जैसा कि जनरल केस हम बात ही कर रहे हैं। दूसरा केस आता है बेटे, ये पहला केस है। दूसरा केस आता है अगर मान लो रो कम और सिग्मा ज्यादा हो, जो बॉडी अंदर मूव कर रही है उसकी डेंसिटी तो कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। अब बताओ बॉडी किधर जाएगी? ऊपर जाएगी। बॉडी अभी जब डेंसिटी बॉडी की ज्यादा है तो नीचे जा रही है, तो जब डेंसिटी बॉडी की कम होगी तो ऊपर जाएगी ना। तो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा? अभी बॉडी नीचे जा रही थी तो विस्कस फोर्स किधर लग रहा था? विस्कस फोर्स तो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है ना। तो जब बॉडी नीचे जा रही है तो विस्कस फोर्स किधर लग रहा है? तो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा? एग्जाम्पल बता सकते हो कोई? एयर बबल मूविंग इनसाइड ए लिक्विड। पानी के अंदर बुलबुले, बुलबुले हम पानी में बनाते हैं, कहां जाते हैं बुलबुले? ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते? दिस इज द रीजन। द रीजन इज डेंसिटी ऑफ एयर बबल इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी कम है, इसलिए बुलबुला हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? पक्की बात है? तो एयर बबल वाला केस समझ आया कि नहीं आया? ज्यादातर सॉलिड बॉडीज का केस समझ आया कि नहीं आया? और अगर दोनों डेंसिटी बराबर कर दे तो, दोनों डेंसिटी बराबर कर दे तो टर्मिनल वेलोसिटी 0, बॉडी एट रेस्ट। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है जी। हाँ जी बेटे, एक केस इसमें और स्टडी कर लेते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये लॉ जो भी हम स्टडी कर रहे हैं अभी, ये सिर्फ लिक्विड्स के बारे में नहीं है, एयर के बारे में भी है या गैसेस के बारे में भी है। इज इट क्लियर? तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी एयर में मूव कर रही है, मान लो कोई एक बॉल हमने गिराई, हवा से होते हुए गिर रही है, पैराशूट लेके कोई पर्सन नीचे की तरफ गिर रहा है, कुछ भी बिना पैराशूट के भी पर्सन नीचे की तरफ गिर सकता है। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, और कहीं भी ट्राई नहीं करना है। कहीं सोचो सर घर का ही मना किया था आपने, स्कूल में भी कहीं से कूदना नहीं, ठीक है? ओके। मान लीजिए कि बॉडी कहाँ मूव कर रही है बेटे? एयर में मूव कर रही है। अगर एयर में मूव कर रही है तो इस फार्मूले में देखिए, सिग्मा जो है वो क्या हो जाएगा? रो से बहुत कम हो जाएगा ना। एयर की डेंसिटी क्या है? बहुत कम है ना। तो एयर की डेंसिटी अगर बहुत कम है जनरल लिक्विड से या जनरल बॉडी से, तो फिर हमारे पास सिग्मा क्या हो जाएगा बेटे? नेग्लेक्ट हो जाएगा। सिग्मा क्या हो जाएगा? तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? 2/9 r²g डिवाइडेड बाय नीटा मल्टीप्लाइड बाय रो। इज इट ओके? तो टर्मिनल वेलोसिटी विल ओनली डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी, विल ओनली डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी। अच्छा, इस केस में अब थ्रस्ट भी 0 हो जाता है। इस केस में क्या 0 हो जाता है? क्यों भाई?
क्योंकि अब थ्रस्ट क्या है, हटाई गई लिक्विड का वेट, तो एयर वहां से हटाई तो है हमने, लेकिन एयर की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 ही मान ली हमने, तो इसलिए अब थ्रस्ट भी क्या हो गया। तो यहाँ पर कौन सी दो फोर्सेस की बात करते हैं, सिर्फ वेट एंड विस्कस फोर्स, वेट एंड विस्कस फोर्स। तो ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला किस केस में, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन गैसेज और एयर, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन एयर, मूविंग कह लो, फॉलिंग कह लो, मूविंग इन एयर। क्लियर हुआ बेटे क्या, बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये आज हमने विस्कोसिटी पढ़ा, कल हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स पढ़ा, आज हमने स्टोक्स लॉ भी पढ़ा, और साथ में हमने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा। विस्कोसिटी से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गया है, कुछ और बचेगा तो फिर भी मैं दिमाग में लेके आने की कोशिश करूंगा। और इन आवर अपकमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. So for that purpose you should learn all of the formula, keep in mind.